अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में हैं, सेमेस्टर 7 में है, मेजर पेपर पॉलिटिकल 16, 17, 18 और 19 है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मेजर पेपर 16 हम लोग कवर करने वाले हैं, पहला पार्ट। इसके बाद बैक टू बैक पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि एग्जाम का 100% आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ बैक टू बैक जो पार्ट्स होंगे उनको पार्ट वाइज देखना है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस मिल जाएगा और अदर सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के पहले सिलेबस को समझते हैं। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अभी पार्ट वाइज सारा आने वाला है। कोर्स कंटेंट क्या है, तो आपको पढ़ना है क्या इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी, मतलब आपको गांधी को समझना है। गांधी जी को हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि आराम से लेट के पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं देखते हैं सबसे पहले क्या क्या टॉपिक है ना। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, सेमेस्टर 7 मेजर कोर्स 16 एमजे 16 गांधी को समझना, अंडरस्टैंडिंग गांधी। तो ये जो है आपको पता है कितने मार्क्स का है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पुराने चावल है। यहाँ देखते हैं गांधीवादी चिंतन के स्रोत, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। यूनिट 1 में बस यही दोनों टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, गांधी और ग्राम स्वराज, गांधी और न्यासिता। उसके बाद यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, महिलाओं के संबंध में गांधी के विचार, और साथ ही साथ अगला क्या है आपका, गांधीवादी विकास मॉडल और पर्यावरण। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक क्या क्या टॉपिक्स है। अब हम सारे यूनिट से एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे, जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने गांधीवादी चिंतन स्रोत से, आप उसको आंख मूंद करके लिख सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 के लिए, अदरवाइज फिर आपको पार्ट 2 नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, पार्ट 2 आपके पेज पर ही आ जाएगा, आप उसको सेव करके रख लीजिएगा। गांधीवादी चिंतन के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। महात्मा गांधी का चिंतन किसी एक विचारधारा या व्यक्ति से प्रभावित नहीं था। उनके विचारों का निर्माण भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं से था। मतलब ये जो गांधी जी थे, उनका जो चिंतन था, सोच विचार था, वो क्या था, किसी एक विचारधारा से प्रभावित नहीं था। उनका जो विचार है ये भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा, मतलब भारत का जो धर्म था, दर्शन परंपरा था, ज्ञान था, उससे संबंधित था। पाश्चात्य चिंतकों तथा उनके व्यक्तित्व जीवन अनुभवों से हुआ सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज और सर्वोदय जैसे उनके प्रमुख विचार इन्हीं विभिन्न स्रोतों के प्रभाव का परिणाम थे। गांधी ने इन विचारों को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में उनका प्रयोग भी किया। इसी कारण गांधीवादी चिंतन एक व्यवहारिक और नैतिक विचारधारा के रूप में विकसित हुआ। कहने का मतलब है, जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह थे, जो धार्मिक एक तरह से क्या बोले, धार्मिक क्या बोलेंगे, परंपरा था, इन सबको उठा करके उन्होंने क्या किया है, अपना सिद्धांत बनाया है। और उसी के कारण गांधीवादी चिंतन जो है एक नैतिक, मतलब एक रिस्पेक्टफुल है ना, विचारधारा के रूप में विकसित होता है। भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक परंपरा को समझते हैं। गांधी के चिंतन पर भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा का गहरा प्रभाव था। इसके बाद आपका बैक टू बैक वीडियोस आएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए। गांधी जी के चिंतन पर भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का गहरा प्रभाव था। भगवद गीता, उपनिषद, वैष्णव परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से उन्हें सत्य, अहिंसा, क्या है, आत्म संयम, त्याग, करुणा और निष्काम कर्म की प्रेरणा मिली। विशेष रूप से जैन धर्म की अहिंसा तथा गीता के निष्काम कर्म ने उनके विचारों को प्रभावित किया। भारतीय परंपरा ने गांधी जी के लिए धर्म को केवल पूजा पाठ न मानकर नैतिक आचरण, मतलब एक अच्छा आचरण का आधार बनाया। इसी कारण उनके राजनीतिक विचारों में भी नैतिकता, सत्य और आत्मसंयम का विशेष महत्व दिखाई देता है। श्रीमद राजचंद्र और गोपाल कृष्ण गोखले, इनके ये क्या है, इनका क्या भूमिका पढ़ते हैं। गांधी के विचारों के विकास में श्रीमद राजचंद्र और गोपाल कृष्ण गोखले, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। राजचंद्र ने गांधी को आध्यात्मिक और नैतिक विषयों को समझने में सहायता की। वहीं गोखले ने उन्हें भारतीय राजनीति, सामाजिक सुधार और सार्वजनिक सेवा की व्यवहारिक समझ प्रदान की। गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रामचंद्र के प्रभाव से गांधी की आध्यात्मिक खोज को दिशा मिली, जबकि गोखले ने उन्हें धैर्य, उदारता और संवैधानिक तरीके से सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त की। इन दोनों के प्रभाव ने गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन को मजबूत आधार प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य चिंतकों का प्रभाव। गांधी के चिंतन पर लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। टॉल्स्टॉय से उन्हें प्रेम और अहिंसा की प्रेरणा मिली। रस्किन की क्या है, अंटो क्या पढ़ेंगे, अंटो दिस लास्ट से समानता, श्रम की प्रतिष्ठा और सर्वोदय का विचार विकसित हुआ। थोरो के विचार से गांधी को अन्यायपूर्ण कानूनों के शांतिपूर्ण विरोध का सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली।
गांधी ने पाश्चात्य विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। उन्होंने हिंसक संघर्ष के स्थान पर नैतिक शक्ति और अहिंसक प्रतिरोध को महत्व दिया। इस प्रकार पाश्चात्य चिंतकों के विचारों ने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को व्यापक बनाने में सहायता की। गांधी के व्यक्तित्व, अनुभव और निष्कर्ष। गांधी के व्यक्तित्व अनुभव उनके चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अन्याय का अनुभव उनके जीवन में निर्णायक रहा। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष की पद्धति को विकसित किया। बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रयोग किया। गांधी ने अपनी जीवन को ही अपने विचारों की प्रयोगशाला बनाया और सत्य तथा अहिंसा का लगातार प्रयोग किया। इसलिए उनका चिंतन केवल पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव, प्रयोग और आत्मचिंतन से विकसित हुआ। इस प्रकार गांधीवादी चिंतन के प्रमुख स्रोत की बात करें तो भारतीय धार्मिक परंपरा, राजचंद्र गोखले, पाश्चात्य चिंतक तथा गांधी के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है। इन सभी के समन्वय से गांधी ने सत्य, अहिंसा और नैतिक राजनीति पर आधारित अपनी विशिष्ट विचारधारा को विकसित किया। गांधी की विशेषता यह थी कि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विचारों को अपने जीवन और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला। इसी कारण गांधीवादी चिंतन आज भी सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक आपका वीडियोस आने वाला, ये पार्ट 1 है गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कैसे चलेगा ये? देखिए यहाँ पर मैं गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह संबंधी विचारों को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो बताएंगे परिचय। महात्मा गांधी ने के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। मतलब गांधी जी जो भी आंदोलन किया या जो भी बात कहते थे उसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को जरूर इंक्लूड करते थे। ये तीनों उनके विचारों के मूल आधार माने जाते हैं। गांधी ने इन सिद्धांतों को केवल सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका व्यवहारिक प्रयोग भी किया। गांधी के अनुसार सत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, अहिंसा सत्य की प्राप्ति का नैतिक साधन है और सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करने की पद्धति है। इन तीनों विचारों को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। यह हमने क्या बताया? परिचय। यहां से आपको जो जो लाइन समझ में है आप उसी लाइन को लिखिए, जो लाइन दिमाग में नहीं घुसता गोली मारिए। आगे देखिए, सत्य का अर्थ एवं गांधी के विचार को समझिए। वहां पे बोला गया है ना सत्य, अहिंसा, तो सबको समझते हैं, सत्य को समझते हैं। गांधी के दर्शन में सत्य का सर्वोच्च स्थान है। गांधी जी जो क्या कहते हैं कि जो सत्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके लिए सत्य केवल सही बात बोलने का नाम नहीं था, बल्कि विचार, वचन और कर्म में एक रूपता रखना भी सत्य का हिस्सा था। गांधी का मानना था कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में सत्य की खोज करते रहना चाहिए। ठीक है, गांधी जी का क्या कहना था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सत्य की खोज करना चाहिए। गांधी ने सत्य को ईश्वर के समान माना है। मतलब सत्य ही क्या है? ईश्वर है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि ईश्वर सत्य है और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सत्य मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है और सत्य के बिना किसी भी समाज में न्याय तथा विश्वास कायम नहीं रह सकता। गांधी के लिए सत्य व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। राजनीति में भी उन्होंने सत्य को महत्वपूर्ण माना और राजनीतिक संघर्ष को नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मतलब सत्य के राह पे चलना जरूर कठिन होता है, लेकिन वो कभी भटकेगा नहीं। अहिंसा का अर्थ एवं गांधी के विचार। ऊपर सत्य पढ़ा भी अहिंसा। अहिंसा गांधीवादी चिंतन का दूसरा प्रमुख आधार है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान ना पहुंचाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम मारे नहीं तो वो अहिंसा हो गया। नहीं, मन, वचन और कर्म से, ये नहीं कि किसी को इंसल्ट कर दिए, वो भी एक तरह से अहिंसा ही होता है। मन से, कर्म से, वचन से, इन सब से, या फिर किसी के प्रति घृणा, द्वेष या हिंसा की भावना रखना भी क्या कहलाता है? आपका हिंसा कहलाता है। ठीक है, और अगर आप ये सब नहीं रखते हैं तो क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। तो इस सेंटेंस को मैंने अपने हिसाब से बनाया। यहाँ लिखा हुआ है मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति घृणा, द्वेष और हिंसा की भावना न रखना भी क्या है? अहिंसा है। गांधी ने अहिंसा को कायरता नहीं कहा है। मतलब आप किसी से लड़ नहीं रहे, मारपीट नहीं करे, इसका मतलब आप कायर नहीं है, बल्कि साहस और आत्मबल की शक्ति है कि आपके अंदर बहुत बल है और आपके अंदर बहुत साहस है। उनके अनुसार सच्चा अहिंसक व्यक्ति अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, बल्कि बिना हिंसा किए अन्याय का विरोध करता है। अहिंसा में विरोधी के प्रति भी प्रेम और करुणा बनाए रखना आवश्यक होता है।
गांधी की अहिंसा का उद्देश्य केवल संघर्ष को रोकना नहीं था, बल्कि विरोधी के हृदय में परिवर्तन लाना भी था। इसलिए इनकी अहिंसा में प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, करुणा और आत्मबल जैसे तत्वों का विशेष महत्व है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप चैनल, उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने से क्या होगा, आप लोग का जो लाइव क्लास होगा या फिर नोट्स मटेरियल होगा, जो कुछ भी होगा, सारा चीज़ का अपडेट वहाँ मिल जाएगा। जो भी वीडियोस होगा वहाँ लिंक डाला रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा। गांधी के विचार में सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है। सत्य को उन्होंने लक्ष्य माना है और अहिंसा को उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन। गांधी का विश्वास था कि यदि सत्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाए तो उस सत्य की नैतिकता कमजोर हो जाती है। मतलब हिंसा करे तो वो जो सत्य है वो कमजोर हो जाता है और लोग अलग बात उठा करके आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको बदनाम करेंगे। सत्य के प्रति दृढ़ रहने के लिए अहिंसा आवश्यक है। व्यक्ति को अपने विचारों और अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय विरोधी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अहिंसा का सही प्रयोग तभी संभव है जब उसके पीछे सत्य और न्याय की भावना हो। सत्याग्रह का अर्थ समझिए। सत्याग्रह गांधी द्वारा विकसित एक विशिष्ट अहिंसक संघर्ष पद्धति है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिल गया है, सत्य मिलकर बना है किससे, सत्य और आग्रह से। इसका अर्थ होता है सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह या सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल विरोध या आंदोलन का साधन नहीं है, यह एक नैतिक संघर्ष था जिसमें सत्याग्रही एवं कष्ट सह जो सत्याग्रही वो कष्ट सह के अन्याय के विरोध करता है। सत्याग्रही का उद्देश्य विरोधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके हृदय और विचारों में परिवर्तन लाना है। कि इस तरह से उसके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे या फिर एक तरह से हम लोग टूटेंगे नहीं कि उसको हार मानना पड़े। सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं देखें। सत्याग्रह में सत्य, अहिंसा, आत्मबल, आत्मसंयम और स्वेच्छा से कष्ट सहने को महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्याग्रही को अपने विरोधी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए और हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्याग्रह अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष का तरीका नैतिक और शांतिपूर्ण रहता है। गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बिना हिंसा के भी शक्तिशाली अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया जा सकता है। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा देखें तो गांधी जी के सत्याग्रह में अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध भी शामिल था। सविनय अवज्ञा के माध्यम से व्यक्ति अन्यायपूर्ण कानून का पालन करने से इनकार कर सकता है, लेकिन वह कानून तोड़ते समय हिंसा या घृणा का सहारा नहीं लेता। सत्याग्रही कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप मिलने वाली सजा को भी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। इस प्रकार सत्याग्रह में विरोध के साथ साथ आत्म बलिदान और आत्म अनुशासन को भी महत्व दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग देखें किसका, सत्य का, अहिंसा और सत्याग्रह का। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अहिंसा का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग का भूमिका बताइए, फिर ऐसा कुछ। तो आपको जो है इन सब टॉपिक से आपका मिल जाएगा, तो आप जो है ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप करने के चक्कर में आप मेन फैक्ट्स को भूलिएगा। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यवहारिक रूप दिया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनका विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने बड़ी संख्या में सामान्य लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। उन्होंने जनता को हिंसा के बजाय, उन्होंने हिंसा न करने के बजाय क्या, सत्य का, अहिंसा का और अनुशासन का अनुशासन के द्वारा शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से अन्याय का सामना करने का प्रेरणा दिया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का आपसी संबंध। तो गांधीवादी चिंतन में इन तीनों को एक क्रम में समझा जा सकता है। सत्य लक्ष्य है, अहिंसा साधन है और सत्याग्रह उस साधन के माध्यम से सत्य के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। इन तीनों के बीच गहरा संबंध होता है। सत्याग्रह तभी सफल होता है, तभी सफल और नैतिक माना जाता है जब वह सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। इस प्रकार सत्य व्यक्ति को उद्देश्य देता है, अहिंसा संघर्ष का नैतिक मार्ग बताता है और सत्याग्रह उस मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध करने की व्यवहारिक पद्धति प्रदान करता है। निष्कर्ष देखें तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह गांधीवादी चिंतन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। गांधी ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य, अहिंसा को सत्य प्राप्त करने का साधन और सत्याग्रह को अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष की पद्धति माना है। इन सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि स्थायी परिवर्तन हिंसा और घृणा से नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, आत्मबल और नैतिक संघर्ष के माध्यम से लाया जा सकता है। यही कारण है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के दर्शन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोनों के केंद्रीय आधार बने। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो तो पूरा देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप बताइए कमेंट में कि आपको क्या मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है। वहां पे आपको एक तरह से सपोर्ट भी मिलेगा, यस और नो कर दीजिए। वो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप में आपका रहेगा तो अपडेट आता रहेगा।
बाकी बात अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और इसके बाद पार्ट बैक टू बैक 2, 3, 4, 5 सब बना हुआ है, जाके देखिए। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था ये क्या था। परिचय समझे तो परिचय भूमिका आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में ग्राम स्वराज की अवधारणा का विशेष महत्व है। गांधी जी का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांवों में निवास करती है। इसलिए स्वतंत्र भारत का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से नहीं बल्कि गांवों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से होगा। गांधी का ग्राम स्वराज केवल गांवों में प्रशासन की व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह स्वशासन, आत्मनिर्भरता, समानता, सहयोग और नैतिक जीवन पर आधारित एक आदर्श ग्रामीण व्यवस्था थी। इसमें गांव को अपने विकास और समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ग्राम स्वराज का अर्थ देखें तो ग्राम स्वराज का अर्थ है गांव का अपना शासन या गांव का स्वशासन। गांधी के अनुसार प्रत्येक गांव एक ऐसी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई होनी चाहिए जो अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके और अपने स्थानीय मामलों का संचालन स्वयं करे। ग्राम स्वराज में सत्ता का केंद्र ऊपर से नीचे की ओर ना होकर नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। अर्थात ग्राम पंचायत और स्थानीय जनता को अपने गांव के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य आवश्यक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगला है ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन। गांधी जी जो है ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कि कहने का अर्थ क्या है कि ग्राम पंचायत हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार गांव के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और पंचायत जो है गांव के स्थानीय प्रशासन को संचालित करे, कि वहां जो भी मैटर होगा उसको गांव के लोग ही सुलझाएंगे। पंचायत का उद्देश्य केवल प्रशासन चलाना नहीं बल्कि गांव में न्याय, सहयोग और विकास की व्यवस्था स्थापित करना भी होना चाहिए। गांधी जी ऐसी पंचायत चाहते थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जिसमें निर्णय स्थानीय लोगों की भागीदारी से लिए जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो ग्राम स्वराज का एक प्रमुख आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता था। गांधी जी चाहते थे कि गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक रूप से शहरों और बाहरी बाजारों पर निर्भर ना रहे। उन्होंने कुटीर उद्योग, खादी, चरखा और ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इससे गांव में रोजगार के अवसर पैदा होते और ग्रामीण लोगों को अपने ही क्षेत्र में जनक जीवन जीने का अवसर मिलता था। आपको क्या करना, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल में जाइएगा। चैनल में जाने के बाद वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट इस तरह से दिया रहेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, टैप कीजिएगा तो यहाँ पर में आपका वीडियो का पूरा लिस्ट खुल जाएगा। वहां ढूंढिएगा आपका MJ16 पॉलिटिकल साइंस कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर में उस लिस्ट में आपको आगे का पार्ट्स मिलेगा। गांधी के ग्राम स्वराज में कृषि और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार थे। इनका मानना था कि गांव में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय श्रम का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। चरखा, खादी, हस्तशिल्प, घरेलू ये सब जो है उद्योग और अन्य ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा देकर बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सकता है। गांधी का उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना था जिसमें उत्पादन का लाभ केवल कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो। सामाजिक समानता के समझते हैं कि गांधी जी के ग्राम स्वराज में सामाजिक समानता और अस्पृश्यता का अंत आवश्यक था। वे ऐसे गांव की कल्पना करते थे जहां जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए। उनके अनुसार ग्राम स्वराज तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो। महिलाओं, गरीबों और कमजोर वर्गों की भागीदारी भी ग्राम व्यवस्था में आवश्यक थी। स्वच्छता और शिक्षा। गांधी ग्राम स्वराज में स्वच्छता और शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही अपने गांव का सही विकास कर सकते हैं। गांव में साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा भी ग्रामीण जीवन और श्रम से जुड़ी हुई थी। ग्राम स्वराज की विशेषताएं। गांधी के ग्राम स्वराज की प्रमुख विशेषताएं थी स्वशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, सामाजिक समानता, श्रम की प्रतिष्ठा, स्वच्छता, शिक्षा और जन भागीदारी। इसमें गांव की जनता अपने विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है। ग्राम स्वराज का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास करना नहीं था बल्कि ऐसे ग्रामीण समाज बनाना था जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और नैतिक जीवन जी सके। निष्कर्षतः इस प्रकार गांधी का ग्राम स्वराज स्वशासन और आत्मनिर्भरता पर आधारित आदर्श ग्रामीण व्यवस्था थी। इसमें गांव को लोकतंत्र की मूल इकाई मानते हुए स्थानीय जनता को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया गया।
गांधी का विश्वास था कि यदि गांव मजबूत, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समान होंगे तो पूरा राष्ट्र मजबूत बनेगा। इसलिए ग्राम स्वराज उनके स्वराज, सर्वोदय और विकेंद्रीकरण के विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये था गांधी जी का ग्राम स्वराज। अब समझते हैं गांधी जी का न्यासिता क्या है। न्यासिता संबंधी विचार को समझते हैं। तो सबसे पहले परिचय देखें तो महात्मा गांधी जी के सामाजिक, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, और आपको वीडियो में एक तरह से अगर हेल्प मिल रहा है तो कमेंट कीजिए कि थैंक्स सर, ठीक है, या फिर बोलिए नेक्स्ट पार्ट, में समझ जाऊंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक एवं आर्थिक चिंतन में न्यासिता या सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांधी जी के समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए न्यासिता का विचार प्रस्तुत किया गया। उनका मानना था कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करके समाज के कल्याण में भी करे। ये जो न्यासिता है ये क्या है, यही है कि धनवान व्यक्ति अपना जो है एक तरह, चलिए आगे पढ़ेंगे इसको। न्यासिता का सिद्धांत अहिंसा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित था। गांधी जी हिंसक तरीके से संपत्ति छीनने के बजाय नैतिक परिवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करना चाहते थे। न्यासिता का अर्थ क्या है? न्यासिता का अर्थ है किसी संपत्ति या धन का न्यासी के रूप में संरक्षण और उपयोग करना। गांधी के अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का वास्तविक मालिक ना मानकर, खुद को वास्तविक मालिक ना मानकर स्वयं को समाज का न्यासी समझे, समाज कल्याण का व्यक्ति समझे। इसका अर्थ यह नहीं था कि व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार बिल्कुल नहीं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसका अधिकार समाज के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ा होना चाहिए और संपत्ति का उपयोग व्यापक जनहित में किया जाना चाहिए। गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत की आवश्यकता। गांधी जी ने देखा कि समाज में कुछ लोग के पास बहुत अधिक संपत्ति है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसी आर्थिक असमानता सामाजिक तनाव और शोषण को जन्म देती है। गांधी जी का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच संघर्ष पैदा करना नहीं था। वे चाहते थे कि धनवान लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के हित में करे और आर्थिक विषमता को कम करने में सहयोग दे। धन और संपत्ति के प्रति गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी जो है निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि संपत्ति रखने वाला व्यक्ति उसे समाज की अमानत समझे और उसका उपयोग समाज के हित में करे। धनवान व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए उचित मात्रा में धन रख सकता है, लेकिन अतिरिक्त संपत्ति को समाज की जरूरतों के लिए उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार गांधी ने संपत्ति के अधिकार को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया। सामाजिक कल्याण का उद्देश्य देखते हैं। न्यासिता का अंतिम उद्देश्य सर्वजन हिताय और सर्वोदय था। गांधी चाहते थे कि समाज में उपलब्ध धन और संसाधनों का उपयोग केवल कुछ लोगों की समृद्धि के लिए ना होकर सभी के कल्याण के लिए किया जाए। इस सिद्धांत के माध्यम से गरीबों, श्रमिकों और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इससे समाज में सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय की भावना विकसित हो सकती है। आगे है अहिंसात्मक आर्थिक व्यवस्था क्या है, समझिए। गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत अहिंसा पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करता है। वे पूंजीपतियों, श्रमिकों के बीच हिंसक संघर्ष या जबरन संपत्ति के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं थे। उनका विश्वास था कि नैतिक दबाव, सामाजिक जिम्मेदारी और स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। इस प्रकार न्यासिता वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देती है। न्यासिता की प्रमुख विशेषताएं देखें तो गांधी की न्यासिता की प्रमुख विशेषताएं हैं संपत्ति का सामाजिक उपयोग, आर्थिक समानता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वैच्छिक त्याग, अहिंसा और सर्वोदय। इसमें धनवान व्यक्ति को समाज का न्यासी माना जाता है। इस सिद्धांत में आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल धन का संग्रह करना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए न्यासिता गांधी के नैतिक और सामाजिक दर्शन से गहराई से जुड़ी हुई है। निष्कर्ष देखें तो गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत जो है आर्थिक असमानता को अहिंसात्मक और नैतिक तरीके से कम करने का प्रयास था। इसमें धनवान व्यक्ति को संपत्ति का मालिक होने के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदार न्यासी माना गया है कि आप धनवान हैं तो आप लोगों का भला भी कीजिए। गांधी का विश्वास था कि यदि संपत्ति का उपयोग जो है समाज के कमजोर वर्गों के हित में किया जाए तो शोषण कम होगा, आर्थिक समानता बढ़ेगी और सर्वोदय की स्थापना की दिशा में समाज आगे बढ़ेगा। इसके आगे का पार्ट आपको मिलेगा पार्ट 2, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल पे जाकर के आपको पता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।